नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है बेदर्दी दिल। और दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं और ये कहानी का तीसरा पार्ट है। दोनों पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के इससे पहले के दोनों पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि मैं पिछले लगभग पौने 2 साल से इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हूं। तो जो भी मैं बोलूँगी वो पूर्णतः सत्य बोलूँगी, कहीं भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड इसमें नहीं है। जो लोग मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहने वाली ये हूँ कि जो भी व्यक्ति घर बैठा है, पैसे की तंगी से जूझ रहा है, अगर घर बैठ कर के कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहता है, या कोई जॉब कर रहा है तो भी चाहता है, या कोई घर में मतलब गृहिणी है, घर में काम करती है, हाउसवाइफ है, तो वो भी अदर इनकम जनरेट करना चाहती है, तो वो ज़रूर हमसे जुड़ जाए। उसके लिए आपको या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का चैनल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाए। अदरवाइज़ मेरी मेल आईडी से मुझे मेल कर दे, या फिर इस वीडियो के नीचे अपना कोई भी ऐसा ज़रिया छोड़ दे जिससे कि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करते हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अगर आप मुझे मेल करते हो तो फिर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो यदि या तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे पाऊँ और जो भी काम करने के काबिल होगा वो मेरे साथ जुड़ सके। दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा एफिलिएट एक तरीके से मॉडल है ये, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति का प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट आपको सेल करना है और प्रत्येक सेल पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये एफिलिएट मॉडल है। अगर कोई भी इस मॉडल पर मेरे साथ काम करना चाहता है तो वो मुझसे जुड़ जाए, किसी भी तरीके से जुड़ सकता है, जो भी तरीके मैंने बताए हैं, या फिर आप कमेंट कर दें ताकि मैं उसके लिए आपको कोई लिंक या कुछ इस तरीके से अवेलेबल करवा दूं जिससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। अब अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। मनोचिकित्सक कपिल से पूछने लगी कि उनकी ऐसी हालत कब से है, तो कपिल ने उनसे झूठ बोला कि जब से शादी हुई है तब से ही ये अस्वस्थ हैं। पहले कुछ कम थी, घर बच्चों पर ध्यान बहुत कम देती थी, अब तो इनकी हालत बहुत खराब हो गई है। किसी भी बात का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, इन्हें किसी बात से कोई मतलब ही नहीं रहता। पूरे दिन अपने कमरे में बैठी बस शून्य को ताकती रहती हैं। मनोचिकित्सक उनकी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने पूछा, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? कपिल बोले, बेटी 15 साल की और बेटा 10 साल का। मनोचिकित्सक बोली, बच्चे तो काफ़ी बड़े हैं आपके, पर इनकी उम्र तो देखकर नहीं लगता कि इनके 15 साल की बेटी होगी। और जब इतनी बड़ी बेटी है तो वह साथ नहीं आई? माँ बेटी तो बहुत अच्छी सहेलियाँ होती हैं। कपिल बोला, हाँ, शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। उसकी बातें सुनकर रिया कपिल को देखे जा रही थी कि कपिल अपने ऊपर कोई बात ना आए इसलिए कितना झूठ बोल रहा था। रिया कोई पागल नहीं थी, बस घर वालों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अवसादग्रस्त हो गई थी। वह दोनों की ही बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रही थी। वह सबके व्यवहार से पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसे एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसे संभाल सके, जिसे वह अपना कह सके, जो उसके दर्द को समझ सके। रिया के आसपास ऐसा कोई नहीं था, इसलिए वह ऐसी हो गई थी। जो लोग उससे आसपास थे, सब ने अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल किया। जब उसने उनसे अपने दिल की बात कही तो उन्होंने एक ही झटके में उसे सौतेला बना दिया। रिया को अकेलेपन ने घेर लिया था, तभी तो उसकी ऐसी हालत हो गई थी। तभी तो कहते हैं कि शरीर के घाव तो दिखाई देते हैं, शरीर पर लगे घावों को देखकर लोगों की संवेदना भी जागृत होती है, पर मन पर लगे घावों को कोई नहीं देख सकता, ना ही लोग उन घावों को समझने की कोशिश ही करते हैं। तो संवेदना प्रकट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मन पर लगे घाव से जो वेदना पीड़ा होती है, उसे तो घाव लगने वाला भुक्तभोगी ही जान सकता है।
बाकी लोगों को तो वेदना का एहसास भी नहीं होता। कपिल से बात करने के बाद मनोचिकित्सक ने रिया से बात करने की बहुत कोशिश की, पर रिया तो बस सुनने को ही ताकती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह बोलना ही भूल गई हो। बहुत कोशिश करने पर भी जब रिया कुछ नहीं बोली, तो मनोचिकित्सक ने कपिल से कहा, इन्हें काफ़ी गहरा आघात लगा है, इन्हें ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। आप लोगों को धैर्यपूर्वक इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। फिर उन्होंने उनसे 2 दिन बाद आने के लिए कहा। कपिल ने मनोचिकित्सक से कहा, क्या ये यहाँ नहीं रह सकती? मैंने सुना है आपके यहाँ इनकी तरह बीमार लोगों को रहने की व्यवस्था भी है। मनोचिकित्सक बोली, रह सकती हैं लेकिन अभी नहीं। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि हमारे यहाँ रहकर वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, हम तभी किसी को यहाँ रखते हैं। अभी तो रिया कुछ बोल भी नहीं रही हैं, इसलिए हम अभी इन्हें यहाँ नहीं रख सकते। फिर कपिल रिया को घर वापस ले आया। घर पर सब सोच रहे थे शायद रिया वहीं रहेगी। रिया को कपिल के साथ वापस आया देखकर रिया की सास बोली, इसे वापस क्यों ले आया? तब कपिल ने सारी बातें बता दी और बताया कि परसों फिर जाना है। उसकी बात सुनकर रिया की सास, पता नहीं इसे कब तक झेलना पड़ेगा, ऐसे ही बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। 2 दिन बाद कपिल फिर रिया को लेकर मनोचिकित्सक डॉक्टर नम्रता के पास लेकर गया। इसी तरह उसे 2 बार और यहाँ से जाना पड़ा। फिर एक दिन कपिल डॉक्टर नम्रता से बोला, डॉक्टर, मुझे रोज़ यहाँ लाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है। डॉक्टर ने कहा, ये आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की माँ। तो कपिल के मुंह से अचानक निकल गया, हाँ, दूसरी माँ। डॉक्टर ने पूछा, दूसरी माँ? कपिल बोला, हाँ, ये मेरी दूसरी पत्नी है। डॉक्टर शायद यही सुनना चाहती थी। उन्होंने उसी दिन से रिया को अपने यहाँ एक कमरे में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से रिया उन्हीं की संस्था में रहने लगी। वहाँ उसी की तरह मानसिक रूप से अस्वस्थ कुछ और लोग भी रहते थे। आज जब कपिल रिया को संस्था में छोड़कर घर अकेले पहुंचा, तो सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अब रिया वहीं रहेगी। रिया बाकी लोगों के साथ संस्था में ही रहती थी, पर अभी भी वह किसी से कोई बात नहीं करती, बस चुपचाप अकेले बैठी रहती। संस्था में काम करने वाले लोग उसका पूरा ध्यान रखते, उसे पार्क में ले जाते, बाहर घुमाने भी ले जाते, उसकी हर बात का ध्यान रखते। एक दिन जब पार्क में डॉक्टर नम्रता के बच्चे खेल रहे थे, तो रिया ने वहाँ काम करने वाली सेविका से पूछा, ये किसके बच्चे हैं? तो वो बोली, डॉक्टर नम्रता के। तब रिया उससे बोली, मेरे भी ऐसे ही 2 बच्चे हैं। सेविका ने तुरंत डॉक्टर नम्रता को सारी बात बता दी। डॉक्टर नम्रता समझ गई कि रिया के मन में अभी भी बच्चों के लिए प्यार है। तब से जब भी बच्चे पार्क में खेलते, तो वहाँ की सेविका रिया को उसी समय पार्क में ले जाती और उसके पीछे पीछे डॉक्टर नम्रता भी वहाँ आ जाती और रिया से बच्चों के बारे में बात करने की कोशिश करती। कुछ समय बाद उनकी कोशिश रंग लाई। अब रिया ने धीरे धीरे उनसे बात करना शुरू कर दिया। तब एक दिन डॉक्टर नम्रता ने रिया से पूछा कि तुम अपने बच्चों से मिलना चाहोगी? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तो डॉक्टर नम्रता बोली, ठीक है, मैं उन्हें फ़ोन करके यहाँ आने को कहूँगी। उनकी बात सुनकर पहली बार रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर डॉक्टर नम्रता ने कपिल को फ़ोन करके बच्चों के साथ संस्था में आने को कहा, पर डॉक्टर नम्रता को कुछ भरोसा नहीं था कि कपिल बच्चों को लेकर आएगा या नहीं। फिर भी अगले दिन वो कपिल का इंतज़ार करने लगी, पर कपिल नहीं आया और ना ही बच्चे ही आए। डॉक्टर नम्रता को अब रिया की बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने उससे कहा था कि वह उनके बच्चों से उसकी मुलाकात करवा देंगी। वह सोच रही थी कि अब वह रिया से क्या बोले। जब शाम तक कोई नहीं आया, तो रिया ने खुद ही डॉक्टर नम्रता से पूछ लिया, वह नहीं आए ना? मैं जानती थी कोई नहीं आएगा, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर नम्रता बोली,
अगर तुम जानती थी तो फिर क्यों मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी? रिया बोली, माँ हूँ ना, दिल के हाथों मजबूर हूँ। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर नम्रता को बहुत दुख हुआ कि इंसान कितना स्वार्थी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो वह किसी को भी दूध में पड़ी मक्खी की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकता है। रिया के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सुकून भी था कि अब वह रिया का उपचार अच्छे से कर सकेंगी और रिया जल्द ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि रिया अब बोलने लगी थी, जिससे उसका उपचार करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर नम्रता जानती थी जब तक रिया बात नहीं करेगी तो उसका उपचार संभव नहीं था, लेकिन अब वह बात करेगी तो वह उसके दिमाग की ग्रंथियों को सुलझा सकेंगी, जिससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे रिया संस्था में काम करने वाले लोगों से बात करने लगी। जैसे जैसे उसका उपचार हो रहा था, वैसे वैसे वह अपने अंदर समेटे दर्द को डॉक्टर नम्रता को बताती जा रही थी। डॉक्टर नम्रता उसकी बातें सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थी कि इतनी छोटी सी उम्र में रिया ने कितना कुछ सहा था। रिया ने अपने अंदर कितना दर्द समेटा था। जैसे जैसे रिया खुलती गई, वह ठीक भी होती गई। अब उसे 7 महीने हो गए थे डॉक्टर नम्रता के वहाँ उपचार कराते हुए। अब वह काफ़ी सही हो गई थी। इन 7 महीनों में बच्चे कभी भी उससे मिलने नहीं आए। कपिल भी तभी आता जब डॉक्टर नम्रता उसे बुलाती। कई बार तो वह रिया से बिना मिले ही चला जाता था। जब रिया काफ़ी हद तक ठीक हो गई तो एक दिन डॉक्टर नम्रता ने रिया से पूछा, रिया, अब तुम ठीक हो गई हो, कुछ दिनों में तुम अपने घर चली जाओगी। रिया उदास होते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं है मेरा घर कौन सा है, पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगी। डॉक्टर नम्रता ने कहा, तुम्हारा पति है, 2 बच्चे भी हैं, उनके पास जाओगी। रिया और ज़्यादा उदास होते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, उनके लिए तो मैं पागल हूँ। धीरे धीरे जब रिया डॉक्टर नम्रता से पूरी तरह खुल गई तो एक दिन डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, रिया, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, वो लोग तुमसे मिलने तक नहीं आए, तो तुम उनके साथ क्यों रहना चाहती हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी अलग ज़िंदगी शुरू कर सकती हो। रिया ने पूछा, कैसे? मेरे पास रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है। अभी अभी तो मैं ठीक हुई हूँ, ऐसे में मुझे कौन नौकरी पर रखेगा? डॉक्टर नम्रता ने पूछा, तुम क्या करना चाहती थी? तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचा होगा कि तुम क्या करोगी? तुम्हारा कोई तो सपना होगा। रिया बोली, कैसा भविष्य, कैसे सपने? वो सब तो उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन मैंने कपिल के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। अब कुछ नहीं बचा है। डॉक्टर नम्रता बोली, रिया, ऐसा नहीं है। अभी तो तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है। तुम नए सिरे से शुरुआत कर सकती हो। तुम पुरानी बातों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जियो, अपने सपनों के लिए जियो। रिया बोली, ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर नम्रता बोली, रिया, अगर तुम चाहो तो सब हो सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और अपने को मजबूत बनाना होगा, और तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा। सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचो, आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नम्रता की बातें सुनकर रिया अतीत में चली गई कि उसने और रितेश ने कितने सपने देखे थे। दोनों गरीब लोगों के लिए एक संस्था खोलना चाहते थे जिसमें वो लोग अपना उपचार करा सके। जिनके पास अपना उपचार कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहते थे, पर उसके शादी के फैसले ने सब खत्म कर दिया था। धीरे धीरे रिया के अंदर की गांठें खुलती गई। उसने अपने और रितेश के रिश्ते के बारे में पहली बार किसी से बात की। रिया ने डॉक्टर नम्रता को अपने और रितेश के बारे में, अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। तो डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, अगर तुम कुछ करना चाहो और मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे अवश्य बताना। मैं हर संभव तुम्हारी मदद करने को की कोशिश करूँगी।
तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो। तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ दिन विचार करने के बाद एक दिन रिया ने डॉक्टर नम्रता से कहा, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आप मेरी कैसी मदद कर सकती हैं? मैं उस घर में और उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो मैं उन सब से दूर चली जाना चाहती हूँ। डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, तुम अच्छे से सोच लो, अपना इरादा मजबूत कर लो, फिर देखते हैं क्या करना है। रिया बोली, मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। मैं कपिल और उसके बच्चों से दूर चली जाना चाहती हूँ। डॉक्टर नम्रता बोली, उसके बच्चे वे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं क्या? रिया बोली, नहीं, मेरे होते तो एक बार मुझसे मिलने तो आते। वे तो आपके बुलाने पर भी नहीं आए। क्यों आते? मैं उनकी सौतेली माँ जो हूँ। रिया की बातें सुनकर डॉक्टर नम्रता को भी अब विश्वास हो गया था कि रिया अब जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने निर्णय लिया कि उनसे जितना हो सकेगा वह रिया की मदद अवश्य करेंगी। रिया के बारे में सब कुछ जानने के बाद डॉक्टर नम्रता ने रिया की मदद करने का विचार किया। रिया अब काफ़ी ठीक हो चुकी थी, उसकी दवाइयाँ भी बहुत कम हो गई थी। जब वह डॉक्टर नम्रता के वहाँ आई थी, तब उसे बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती थी, उसे नींद भी नहीं आती थी, उसे सोने के लिए नींद की गोलियाँ खानी पड़ती थी। अब रिया काफ़ी ठीक थी और कुछ दिन बाद ही उसे संस्था से छुट्टी मिलने वाली थी। पर इतने लंबे समय तक कभी भी ना कपिल ना बच्चे ही उससे मिलने आए थे। डॉक्टर नम्रता को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कैसे लोग हैं जो इतने दिनों तक उसे कोई देखने भी नहीं आए। रिया भी अब यह बात समझ गई थी कि अब उन लोगों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यह पूरी तरह ठीक भी हो जाती है तो वह उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करेंगे। जहाँ एक ओर रिया स्वस्थ हो रही थी, तो दूसरी ओर उसे अब एक और परेशानी घेर रही थी कि वह अब कहाँ जाएगी। कपिल और बच्चे तो उसे अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं। वह अब यही सोच सोच कर परेशान रहती थी, वह अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी। डॉक्टर नम्रता उसकी परेशानी समझ रही थी। एक दिन डॉक्टर नम्रता ने रिया से पूछा, रिया, जब तुम उनके साथ रहना नहीं चाहती हो तो कपिल से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो, जिससे तुम इस बंधन से आज़ाद हो जाओगी। फिर तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हो। रिया बोली, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर कपिल से तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, रिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? रही बात नौकरी की, तो तुम्हें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। मेरे संपर्क में ऐसी काफ़ी संस्थाएं और एनजीओज़ हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं तो कुछ काम मिल ही जाएगा। तुम वैसे भी तो समाज सेवा ही करना चाहती थी। रिया बोली, मुझे नौकरी मिल जाएगी? डॉक्टर नम्रता बोली, हाँ, मिल सकती है, पर इसके लिए तुम्हें पहले खुद को तैयार करना होगा, खुद को मजबूत करना होगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगी। रिया ने डॉक्टर नम्रता से कहा, वह सोच कर बताएगी। 2 दिन बाद रिया ने डॉक्टर नम्रता से कहा कि वह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, पर कपिल से तलाक कैसे होगा, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसके पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे वह कोई वकील कर सके। डॉक्टर नम्रता ने रिया से कहा, काफ़ी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद करती हैं, हम उनकी मदद से तलाक की कार्यवाही कर सकते हैं। पर अगर तुम दोनों आपसी रजामंदी से तलाक लेने के लिए राजी हो जाते हो तो तलाक जल्दी भी हो जाएगा और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। इसके लिए पहले कपिल से बात करनी होगी। रिया बोली, ऐसा कैसे होगा? कपिल से बात कौन करेगा? डॉक्टर नम्रता बोली, अगर तुम चाहो तो मैं बात करूं? रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। तो डॉक्टर नम्रता ने कपिल को फ़ोन कर बुलाया और कहा कि तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। कपिल जब डॉक्टर नम्रता से मिलने के लिए आया तो डॉक्टर नम्रता ने कपिल से कहा कि अब रिया काफ़ी ठीक हो गई हैं, अब उसे यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। तुम कब तक
उसे यहाँ से ले जाओगे? उनकी बातें सुनकर कपिल चुप हो गया, कुछ बोला ही नहीं। डॉक्टर नम्रता समझ गई कि वह रिया को घर नहीं ले जाना चाहते हैं। फिर डॉक्टर नम्रता ने कपिल से कहा, यदि तुम रिया को अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो उसे तलाक क्यों नहीं दे देते हो, जिससे तुम दोनों भी बंधन मुक्त हो जाओगी। रिया बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाई है। अगर वह दोबारा बीमार हुई तो फिर उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। कपिल कहने लगा, वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता है। इसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। तो डॉक्टर नम्रता ने कपिल से कहा, अगर तुम दोनों आपसी रजामंदी से तलाक लेते हो तो तलाक जल्दी भी हो जाएगा और खर्चा भी कम होगा। डॉक्टर नम्रता की बात सुनकर कपिल, मैं सोचकर आपको बताता हूँ, कहकर घर वापस चला गया। घर पहुंचकर कपिल ने अपने मम्मी पापा से सारी बात बताई तो वो लोग भी तलाक के लिए राजी हो गए और कपिल को समझाने लगे कि तलाक हो जाने से हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी वह कुछ काम की तो है नहीं और पूरे घर में मनहूसियत ही फैलाए रखती है। उसे देखकर हमें भी बहुत तनाव होता है। अगर आपसे रजामंदी से तलाक जल्दी हो जाता है तो अच्छी बात है। तुम तलाक के लिए हाँ कर दो। जितनी जल्दी तलाक होगा उतनी जल्दी उससे छुटकारा मिल जाएगा। बच्चे भी अपना दादा दादी की बात से सहमत थे। जब सब एकमत हो गए तो अगले दिन कपिल ने डॉक्टर नम्रता को बोल दिया कि वह तलाक के लिए राजी है और वह चाहता है कि तलाक बिना किसी झंझट के आपसी सहमति से हो जाए। जब कपिल तलाक के लिए राजी हो गया तो डॉक्टर नम्रता ने रिया को बताया कि कपिल तलाक को राजी है। फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी ताकि दोनों की रजामंदी से तलाक हो जाए और कोई दिक्कत भी नहीं आए। रिया और कपिल दोनों तलाक के लिए राजी हो गए थे। दोनों ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे दी थी। कोर्ट में अर्जी देने के बाद रिया कुछ परेशान सी हो गई थी कि तलाक होने के बाद वह कहाँ जाएगी। उसके पास कोई नौकरी भी नहीं थी। डॉक्टर नम्रता रिया की परेशानी भाप गई। उन्होंने रिया को समझाया, रिया अभी तो तुम्हें उपचार के लिए कुछ दिन यहाँ और रहना है, तब तक तुम्हारी नौकरी की कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। अभी तो तुम्हारा तलाक भी नहीं हुआ है। जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहो, क्योंकि कोर्ट की कार्यवाही के लिए तुम्हें बार बार वहाँ जाना होगा। एक बार तलाक हो जाए तो फिर तुम आज़ाद हो जाओगी, तब तक तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। रिया बोली, दीदी मैं अब ठीक हूँ, इस तरह कब तक खाली यहाँ रहूँगी। मुझे खाली यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे कुछ काम मिल जाता तो अच्छा था। डॉक्टर नम्रता बोली, ठीक है, तुम कल से मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो। अगले दिन से रिया डॉक्टर नम्रता के क्लिनिक में बने उनके ऑफिस में काम करने लग गई। रिया बहुत मेहनत से हर काम को सीख रही थी। धीरे धीरे वह वहाँ काम करने वाले सारे लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल गई और सारा काम अच्छे से सीख लिया। डॉक्टर नम्रता देख रही थी कि जब से रिया ऑफिस में काम करने लगी है वह जल्दी से ठीक हो रही है और उसमें आत्मविश्वास भी लौट रहा है। पहले वह कोर्ट की कार्यवाही में जाने से भी डरती थी। एक दो बार तो डॉक्टर नम्रता खुद उसके साथ गई थी, फिर प्रत्येक बार कोई ना कोई उसके साथ कोर्ट जाता था, पर पिछले 2 बार से वह अकेली ही जा रही थी। अब रिया बिल्कुल ठीक हो गई थी। वह अब अपने छोटे मोटे काम के लिए अकेले बाजार भी जाने लगी थी। डॉक्टर नम्रता को सुकून था कि उन्होंने एक खत्म होते हुए इंसान को नई जिंदगी जीने की प्रेरणा दी और उसमें वह सफल भी हुई। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि रिया अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वह एक बेहतर जिंदगी जिएगी। काफ़ी दिन तक कोर्ट की कार्यवाही चलने के बाद अब कल उनके तलाक का फैसला होने वाला था। दोनों आपसी रजामंदी से तलाक चाहते थे, इसलिए तलाक मिलने में कोई परेशानी नहीं आने वाली थी। पर आज रिया कुछ उदास सी थी। उसकी उदासी देखकर डॉक्टर नम्रता ने रिया से पूछा, कल तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी, फिर तुम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो, तो तुम फिर उदास क्यों हो?
रिया बोली, मुझे बच्चों की याद आ रही है। मैंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला है, प्यार किया है। शिवांश तो जब से पैदा हुआ तब से मेरे साथ ही रहा है। पता नहीं अब कैसे रहता होगा। मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर नम्रता रिया को गौर से देखने लगती है, क्योंकि वह भी एक माँ थी और एक माँ के दिल को समझ सकती थी। उन्होंने रिया से कहा, इसमें समस्या क्या है? कल तुम कोर्ट के बाद कपिल के साथ घर चले जाना और बच्चों से मिल लेना। रिया बोली, हाँ ये ठीक है। अगले दिन जब तलाक हो गया तो रिया ने कपिल से कहा, वह एक बार बच्चों से मिलना चाहती है। क्या वह बच्चों से मिलने उनके साथ घर चल सकती है? कपिल बोला, ठीक है, चलो। कपिल रिया को लेकर घर आ गया। रिया को कपिल के साथ आया देखकर उसकी सास बोली, तुम तो कह रहे थे आज तलाक हो जाएगा और हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, पर तुम तो इसे वापस घर लेकर आ गए। कपिल अपनी माँ से बोला, तलाक हो गया है, ये बच्चों से मिलने आई है। आप अंदर चलो, बाद में सारी बात बताता हूँ। फिर रिया से बोला, बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, जब आ जाएंगे तो तुमसे मिल लेंगे, तब तक तुम कमरे में आराम कर लो। कपिल की बात सुनकर रिया अपने कमरे में चली गई। रिया जब अपने कमरे में पहुंची तो वह कमरा देखकर आश्चर्यचकित हो गई। कमरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका कोई भी सामान कमरे में नहीं था। उसने अलमारी खोलकर देखा, अलमारी में उसके कपड़े भी नहीं थे। कमरा देखकर उसे लग रहा था जैसे वह किसी और के कमरे में आ गई हो। तभी घर का नौकर एक बैग लेकर आया और रिया से बोला, मैडम यह बैग साहब ने आपको देने के लिए कहा है, इसमें आपका सामान है। रिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो बोला, मैं यहाँ काम करता हूँ। रिया बोली, पहले तो यहाँ कुशल भैया काम करते थे। तो नौकर बोला, वह तो 6 महीने पहले ही छोड़कर चले गए, तब से मैं ही काम करता हूँ। रिया कमरे में बच्चों का इंतजार करने लगी। वह दिन भर की भाग दौड़ से बहुत थक गई थी, तो उसकी आंख लग गई। फिर उसकी नींद तब खुली जब नौकर खाना लेकर आया और रिया से बोला, आप खाना खा लीजिए। रिया ने उससे पूछा, बच्चे कहाँ हैं? वह बोला, खाना खाकर कमरे में चले गए हैं। रिया सोचने लगी, बच्चे आ गए और इतनी देर हो गई, उससे मिलने भी नहीं आए। फिर रिया ने सोचा, चलो बच्चे ही तो हैं, मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ, फिर आकर खाना खा लूँगी। रिया बच्चों के कमरे में जा रही थी तो उसे सास ससुर के कमरे से शिवन्या की आवाज़ आती हुई सुनाई दी, तो वह उधर ही चली गई। जब रिया कमरे के पास पहुंची तो सुना कि शिवन्या कपिल से कह रही थी कि पापा आप इसे घर क्यों लेकर आए हैं? आप तो कह रहे थे आज तलाक के बाद इससे हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। कपिल बोला, मैं नहीं लेकर आया, वह खुद आई है तुमसे मिलने के लिए। कपिल की बात सुनकर शिवन्या बोली, हमें नहीं मिलना है इससे, यह हमारी माँ तो है नहीं, फिर हम क्यों मिलें इससे? तभी रिया की सास बोली, यह तो हमारे गले की हड्डी की तरह अटक गई है, ना तो उगलते बनती है ना निगलते। एक तो इसके इलाज में इतना पैसा लग गया और ऊपर से तू इसको गुजारा भत्ता देने के लिए भी तैयार हो गया। कपिल बोला, इसके पास कोई नौकरी नहीं है ना, बिना गुजारा भत्ता देने के लिए हाँ किए, तलाक मिलने में परेशानी हो रही थी, इसलिए हाँ करना पड़ा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं छोड़ते हैं। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।